आज की क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं आपको सबसे पहले समझाने जा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ पे आपको एसटीडीज के बारे में पढ़ाई करनी है और उसके बाद ये चैप्टर ओवर करके नेक्स्ट चैप्टर में आपको स्टार्ट करूंगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये सिखाती हूँ कि जो यहाँ लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे सबको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। ये सारे जो है यहाँ पे जितने भी लेवल्स आपको दिख रहा है इन सबको मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइड कर दिया, क्योंकि आपको सीखना है। ये दिख रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ये आपके बुक के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन है। ये पैरा जो है ये आपके बुक के अकॉर्डिंग बस इतना ही सीखना है आपको, इतनी ही एक्सप्लेनेशन है और बीच में बहुत सारी चीजें हिडन है जो इस डायग्राम को समझने के बाद सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहला टर्म और सबसे पहला डाउट बच्चों के दिमाग में जो आता है दैट इज जर्म सेल्स। ठीक है, एक बार और शायद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ, देखिए। सेल्स को हालांकि हम बहुत सारे तरीके से डिवाइड करते हैं, बट इस बेसिस पे और इस क्राइटेरिया पे कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स अवेलेबल हैं उनका क्या काम है और किस फंक्शन को परफॉर्म करने में वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। फर्स्ट टाइप के जो सेल्स हैं दैट आर जर्म सेल्स। तो आपको एक चीज बार बार देखने को मिलेगी और आप मेरे से डाउट भी पूछेंगे, या हो सकता है आपके दिमाग में ये डाउट हो भी कि हमने ये सुना तो है बट हमें समझ नहीं आया कि जर्म सेल्स का मतलब होता क्या है। सोमैटिक सेल। हाँ, एक है आपके पास सोमैटिक सेल्स है, एक क्या है, सोमैटिक सेल्स। ठीक है, इसको कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना, एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि बॉडी में ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं दैट आर जर्म सेल्स। ठीक है, तो बस आपको इसमें छोटी सी बात याद रखनी है कि जर्म सेल्स पार्टिसिपेट जर्म सेल्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन। ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हो गया बस। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये 2 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग मेल में बात करते हैं, ये सिंबल है मेल के लिए, हमेशा हम लोग यूज करते हैं, और ये सिंबल है फीमेल के लिए। ठीक? तो ये जो सोमैटिक सेल्स है, अब यहाँ पे ये मेल्स के लिए आपने हमेशा सुना होगा स्पर्म्स का जिक्र किया जाता है, मिलियंस के नंबर में रिलीज होते हैं ये। बट कितने भी स्पर्म रिलीज हो उसमें से कोई एक ही वन ओवम के साथ जाके फ्यूज करता है। और ये स्पर्म और ओवम टर्म जो है वो हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमंस के लिए, कुछ एनिमल्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इवन आपकी एनसीईआरटी बुक तक में इस ओवम को एग लिखा गया है। ठीक है, जबकि हमें इस टर्म का यूज नहीं करना। अलग बात है कि बुक में जब दिया है काफी टाइम से उसमें करेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, काफी ओल्ड एडिशन है, उसके ऊपर प्रिंट तो होता चला जाता है ईयर वाइज, बट उस चीज को वहां पे सही नहीं किया गया। एक टर्म का यूज जो है वो हम लोग प्लांट्स में करेंगे। यहाँ पे अगर टेक्निकली हम अगर कोई टर्म यूज करना चाहते हैं फीमेल गेमेट के लिए दैट इज ओवम, राइट टर्म क्या हो जाएगा इसके लिए, ओवम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जर्म सेल्स हो गए। ठीक है, क्वेश्चन फिर आपके दिमाग में कराइज होगा, फिर सोमैटिक सेल्स कौन से हो गए। सोमैटिक सेल्स, पहली बात तो ये कि ये कभी भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बैठे रहेंगे ये। फिर ये क्या करेंगे, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये किस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट दे नेवर पार्टिसिपेट इन द फेनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन। इनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आपके हाथ की एक उंगली कट गई, ठीक है, आपने देखा कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसकी हीलिंग हो जाती है। किसकी वजह से हो रहा है भाई, सोमैटिक सेल से, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका डाउट था जर्म सेल के रिगार्डिंग जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले ये डायग्राम के जितने भी लेबल्स थे मैंने सब आपके लिए हाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फटाफट इसको सीखते जाना है आपको। पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अराइज हो रहा होगा, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इन दिस डायग्राम। कि आपको इस डायग्राम के अंदर ये यूरिनरी ब्लैडर क्यों दिखाया जा रहा है, इसका कोई रोल ही नहीं है ना, आपको इसमें पढ़ाई करनी है। फिर क्यों दिया है ये, इसलिए दिया गया है, यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात सिखाई जा रही है कि ये जो आपको यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन कलर को थोड़ा ठीक करूँ तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो ये कि ये जो टेस्टिस का पोर्शन है एक यहाँ,
जो ग्रीन डॉट मैंने दिया नंबर 1 या नंबर 2 ये पेयर में अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके से निकल के यहाँ पे एक वायर जा रहा है, मतलब वायर नहीं बोल सकते, वायर लेके एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक्चुअली में यूरिनरी ब्लैडर के साथ ये क्या यूरेटर है, ये याद आया, यूरेटर है, ये क्या है, यूरेटर है। थोड़ा सा जब नेफ्रॉन पढ़ा होगा आपने तो वहां पे आपने सीखा होगा इसके बारे में। ये क्या है, यूरेटर है, ठीक है। तो यूरेटर के ऊपर से लूप बनाता हुआ ये जाता है, तो पोजिशनिंग को समझाने के लिए इसको देना पड़ा, हर एक डायग्राम को यूरिनरी ब्लैडर बनाना पड़ता है। एक्चुअल में इसके साथ रिलेटेड नहीं है, और बोला जाए तो रिलेटेड है भी। कैसे रिलेटेड है, रिलेटेड अगर हम देखें तो उसका देखने का नजरिया ये है कि मेल्स में सिर्फ एक पैसेज है, देयर इज ओनली वन पैसेज फॉर बोथ। वहां से स्पर्म भी रिलीज होगा फॉर रिलीज ऑफ स्पर्म एंड फॉर रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिनेशन के लिए भी क्या है, यही सेम पैसेज है, यहाँ पे एक ही पैसेज है। तो ये भी एक रीजन है कि ब्लैडर जो है आपको यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। फीमेल के केस में कहीं हम जिक्र भी नहीं करेंगे दूर दूर तक यूरिनरी ब्लैडर का। रीजन क्या है, फीमेल्स में अलग अलग ओपनिंग होगी इसकी वजह से, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला ये आएगा आपके दिमाग में कि ये जो ऊपर से लूप बनाता हुआ जा रहा है, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर। तो ये ऊपर से जो लूप बनाता हुआ जा रहा है, दैट इज, इसको हम लोग वैस डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वो अंतर वाला डिफरेंस नहीं होता है, DEFERENS हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वैस डिफरेंस। सब लिखा हुआ है ऑलरेडी आपके पास, है ना, मैं याद करा रही हूँ आपको, पहले बोल दिया, सब कुछ तो है ही आपके पास, पढ़ा हुआ है आपने। वैस डिफरेंस याद हो गया। नंबर ऑफ वैस डिफरेंस 2। वैस डिफरेंस क्यों पेयर में होगा, इसलिए पेयर में होगा क्योंकि दोनों साइड के जो टेस्टिस हैं, यहाँ से स्पर्म के रिलीज होने के बाद कौन इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट कराता हुआ इस पैसेज तक लेके जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, पैसेज है, दैट इज यूरेथ्रा। जो आपने सीखा था कि ये कॉमन पैसेज है स्पर्म्स के लिए भी और यूरिन के लिए भी। क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, अब आपको एक और चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि आपने ये डॉट देख रखा है, ये डॉट जो आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है, टेस्टिस के ठीक ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कैप जैसा ही दिखता है, सही में कैप जैसा दिखता है। ये देखिए, क्वेश्चन भी यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि मेंशन द नेम ऑफ द कैप लाइक स्ट्रक्चर जस्ट अबव द टेस्टिस, ठीक है। इसको हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं, EPIDIDYMIS, एपिडिडाइमिस। सब पढ़ा हुआ है आपके, बस मैं रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे पेनिस है, PENIS। ये कोपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं हम लोग, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखेंगे बाहर में ये पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ भी एक डॉट है, इसको स्क्रोटम कहते हैं, SCROTUM। अब मैं एक मजेदार बात आपको ये बताती हूँ, ये जो स्क्रोटम है, और 7th मंथ तक एक स्टोरी सुना रही हूँ ताकि आपको याद रहेगी हमेशा के लिए। इतना पोर्शन जो है मेल्स में वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर चला जाता है। बाहर इसलिए चला जाता है कि ये स्क्रोटम जो है इसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसको। क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आखिर ऐसा क्या रीजन हुआ कि 7th मंथ खत्म होते के साथ ये डिसेंड कर गया। एक कैविटी होती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, साधारण भाषा में जितना आपको समझ आएगा उतना ही समझाऊंगी मैं आपको, जितने आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सके इससे, ठीक है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करना होता है स्क्रोटम को। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेरिलिटी का सबसे बड़ा एक ये भी रीजन होता है कि कई ऐसे मेल्स होते हैं जिनकी बॉडी में टेस्टिस कहाँ रह जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। तो आपको ये बात पता नहीं होगी, मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताया अभी अभी कि स्क्रोटम जो है ये इतना स्मार्ट वर्क करता है कि आपकी बॉडी का जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री तक ये क्या करता है, लेस टेम्परेचर प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि जब सारी चीजें थी ही एब्डोमिनल कैविटी में तो ये भी रह लेता, ये इस वजह से नहीं रहता है क्योंकि टेस्टिस के अंदर ये क्या है, पोर्शन, ये टेस्टिस है। अगर एक लिख रहे हैं तो TESTIS, अगर इसका हम प्लूरल कर दे, दोनों को एक साथ लिखना है, तब हो जाएगा TESTES। मेरी बातें समझ आ रही है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, क्लियर है। रिप्लाई भी करते, हाँ बीच बीच में रिप्लाई भी करते रहेंगे, एटलीस्ट मुझे लगना चाहिए कोई बच्चा सुन रहा है। तो ये क्या है यहाँ पे,
आपने स्टोरी फॉर्म में इतनी सारी लेबलिंग जो है वो सीख ली अभी तक, ठीक है। क्वेश्चन ये राइज होता है, अब देखिए यहाँ पे, अब जब ये कहानी देखना स्टार्ट करते हैं तो आपने ये सब सुनते सुनते क्या सीखा, आपकी बॉडी में जर्म सेल्स या स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन है वो टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर दिस टर्म, इस लाइन के लिए या इस टर्म के लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, which part of male reproductive system is responsible for spermatogenesis, आंसर क्या होगा, टेस्टिस, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कहानी सुनाई कि ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, आपकी किताब में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, और जिस पाउच में ये प्रेजेंट होता है उसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। क्यों इसको लोअर टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, कितना लोअर चाहिए, ये डेटा यहाँ पे नहीं है, आप बुक में या फिर नोटबुक में आप कहीं पे मार्क कर लेंगे। इट रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि प्यूबर्टी के टाइम में मेल्स में जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसको जो यहाँ से जैसे ये बना, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये हो गया है गिच पिच, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ इसको, देखिए ताकि आपको यहाँ पे ये क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिखे। ये देखिए सारी लेबल्स जो है स्क्रोटम टेस्टिस सब एज इट इज वहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपने सीख रखा है ऑलरेडी, ठीक है। इस वजह से मैंने हाइड कर दिया था इसको। तो ये जो जा रहा है लेके वैस्ट डिफरेंस, कौन लेके जा रहा है, वैस्ट डिफरेंस लेके जा रहा है, कहाँ लेके जाएगा, तो ये इसके ऊपर से लूप बनाता हुआ गया, किधर से, ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ जो पैसेज है दैट इज यूरेटेड, इसके ऊपर से लूप बनाता हुआ जा रहा है। ये सिक्रीशन को कहाँ लेके जाएगा, तो जाने के दरमियान यहाँ पे इस डायग्राम को अगर क्लियर तरीके से किया जाए तो ये जो है ये 3 एसेसरी ग्लैंड से गुजरता हुआ जाता है। 3 एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, 3 एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। एक है आपका सेमिनल वेसिकल नंबर 1, दूसरा है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा यहाँ पे दिया नहीं है, एक ऐसे होता है दैट इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, नहीं दिया कोई बात नहीं, मत पढ़िए। हालांकि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है आपको याद रखना है। दूसरी चीज, अगर आपसे ये पूछा गया कि ये जो कंप्लीट सिक्रीशन है इससे एक ऑर्डर आता है, एक स्मेल होती है, वो किसकी वजह से होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होता है, ठीक है। और मेल्स में यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, स्पर्म रिलीज के लिए भी, यूरिन रिलीज के लिए भी, ठीक है। और किसके थ्रू होता हुआ जाएगा, ये वैस डिफरेंस के थ्रू होता हुआ जाएगा। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब बार बार हम एक ही चीज यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इसके अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं, तो फिर आप बार जब आप क्राइम पेट्रोल देखते हैं या फिर वैसे कोई सीरियल देखते हैं तो उसमें सीमेन का जिक्र किया जाता है, स्पर्म्स काफी कम बोलते हुए आप सुनते होंगे। रीजन ये है कि ये अकेला रिलीज नहीं होता यहाँ से, ये सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, सबके सिक्रीशंस को साथ लेता हुआ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कभी को जाके कंफ्यूजन हो कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्म्स एंड सीमेन, तो सीमेन में बस एक लाइन लिख लीजिए जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, दैट इज secretions of male accessory glands along with sperms। समझ आई मेरी बात आपको, है ना, तब इसको सीमेन कहेंगे। बच्चों को लगता है ना दोनों एक ही है, एक नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। secretions of male accessory glands along with sperms is known as semen, known as semen। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा, विद इन द टेस्टिस, कहाँ होगा, विद इन द टेस्टिस होगा, ठीक है। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में क्यों डिसेंड कर जाता है, तो एक लाइन लिख लीजिए, बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं लिखूंगी, बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, बट मैं थोड़ा इसको यूनिक तरीके से आपको पढ़ा देती हूँ कि इंटरेस्टिंग भी लगे, है ना। अब घिसी पिटी बात में बार बार रिपीट करूँ आप भी बोर हो जाएंगे। तो स्क्रोटम
provides 2 to 2.5 degree centigrade less temperature than body temperature than body temperature किसके लिए चाहिए ये? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? पता ही आपको? पहले मैंने देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, स्पर्म, अब इसमें लगा दीजिए जेनेसिस, जेनेसिस में सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्पर्मेटोजेनेसिस, कुछ नहीं है, क्या है ये? Formation of sperms inside हाँ the testes. हाँ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, बस फिनिश। कहाँ होगा ये? इनसाइड द टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर होगा, बस। तो यहाँ से आपकी सारी, और एक चीज यहाँ पे आप बार बार सोच रहे होंगे, ये इरेक्टाइल टिश्यूज क्या होता है? ये करता क्या है, इरेक्टाइल टिश्यूज जो है वो पेनिस को कॉपुलेशन के टाइम में इरेक्ट करने का काम करता है, बस इतना ही यूज है इसका। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जिसको आपने समझा यहाँ पे। अब इसकी फिजियोलॉजी सुनिए, फिजियोलॉजी का मतलब ये काम कैसे करता है, देखिए। उसमें से भी एक दो और क्वेश्चंस निकलेंगे, जब मैं आपको फिजियोलॉजी बताऊंगी ना, वहां से भी क्वेश्चंस अराइज होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि मेन कोपुलेटरी पार्ट क्या है, तो पेनिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट में लिखते चलती हूँ यहाँ पे, मेन जो है यहाँ पे कोपुलेटरी पार्ट, कोपुलेटरी पार्ट जो पार्टिसिपेट करेगा कोपुलेशन में, दैट इज पेनिस। लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, पेनिस के अंदर एक और पैसेज था ना, दैट इज यूरेथ्रा। वो क्या है? यूरेथ्रा है मेल में, URETHRA, यूरेथ्रा। What is urethra? Is the common passage, is the common passage for both sperms and urine release in males। फीमेल में हम ऐसा लिख ही नहीं सकते, अलग अलग होगा वहां पे, है ना। अब फिजियोलॉजी क्या है, जब ये पेनिस कॉपुलेशन के प्रोसेस में लगा होगा, ठीक है, कॉपुलेशन के प्रोसेस में जब लगा होगा, तो टेस्टिस ने जो स्पर्मेटोजेनेसिस करके रखा था, जो स्पर्म्स को बना के रखा था, वो स्पर्म्स जो हैं टेम्पररी टाइम के लिए एपिडिडाइमिस में स्टोर रहते हैं। तो जिस क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक करते हैं उस क्वेश्चन को सुनिए, विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। वहां पे टेस्टिस का नाम आपको नहीं लिखना है, आपको वहां पे एपिडिडाइमिस का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये जो वास्ट डिफरेंस है वो एक्चुअली इस डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक है, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है तो ठीक है, बट ये मिस्टेक ये है कि एपिडिडाइमिस से कंसर्न्ड होगा ये, है ना। आगे जाके 12th क्लास में आप और डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये एपिडिडाइमिस से ये वास्ट डिफरेंस कनेक्टेड है, ठीक है। क्या बोला मैंने? जब ये पेनिस कॉपुलेशन के प्रोसेस में लगा होगा, एग्जैक्टली उसी टाइम ये जो स्पर्म्स बन के रेडी थे टेस्टिस के अंदर, वो टेम्पररी कहाँ स्टोर थे? एपिडिडाइमिस के अंदर, ठीक है। ये स्पर्म्स जो हैं ये वास्ट डिफरेंस के थ्रू चलना स्टार्ट करते हैं। चलते हुए जब ये जाने की कोशिश करेगा यूरेथ्रा में, तो सेमिनल वेसिकल बोलेगा ये मेरा सिक्रीशन भी लेते जाओ। प्रोस्टेट ग्लैंड आया, बोलेगा मेरा सिक्रीशन भी लेते जाओ। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बीच में कैसे आता है, वो भी बोलेगा मेरा सिक्रीशन भी लेते जाओ, ठीक है। कुल मिला के अब ये क्या हो गया, यूरेथ्रा तक आते आते अब इसका नाम सीमेन हो गया। सीख लिया आपने क्या फर्क होता है, बताइए आपको। एसएससी ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन डाल दिया इसके अंदर, ठीक है।
अब ये जो सीमेन है यहाँ से ये इजैकुलेट होगा, आपने इजैकुलेशन टर्म सुना होगा यहाँ पे बार बार। अब यहाँ पे ना एक टिप है, नॉट यूरेथ्रा, हम यहाँ यूरेथ्रा की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है पैसेज, दैट इज एक्सटर्नल ओपनिंग, इसको हम लोग URETHRAL यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, MEA, दैट इज यूरेथ्रल मीटस। आप अपने बुक में मार्क कर सकते हैं, नहीं मन तो मत कीजिए अगर आपकी बुक में नहीं है तो मैंने आपको सिखाया कि ये फिजियोलॉजी है यहाँ की, तो ये यहाँ से जब रिलीज होगा तो कहाँ जाएगा, ये फीमेल के वैजिना में जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। तो यहाँ तक की स्टोरी मैंने आपको सुनाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाऊं आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक सबको? हम लोग चले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। यस मैम। चलिए, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। अब उसमें हम लोग और इंटरेस्टिंग जो है फेनोमेना को देखना स्टार्ट करेंगे। किसी बच्चे को डाउट हो, ये नहीं कि आप यस मैम करते जाइए, नहीं, अगर कोई डाउट हो तो उसको पूछिए मेरे से, है ना, ताकि एग्जाम्स में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना। सब कुछ आपने सीखा है यहाँ पे डिटेल में, इसको क्या करना है आपको पूछना भी, ये सारे लेवल्स है, इसमें आपकी मास्टरी हो चुकी है। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म कौन करेगा, एपिडिडाइमिस। मेंशन द नेम ऑफ द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। मेन, हाँ, मेन कॉपुलेटरी पार्ट पेनिस, the part which is responsible for spermatogenesis testis, the pouch of testis scrotum, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिर्फ बाहर तो कोई पूछ ही नहीं सकता, सिलेबस के अंदर से ही आएगा ना, बाहर से तो कोई पूछेगा नहीं आपसे। और 10th क्लास में तो बिल्कुल भी डर से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछते आउट ऑफ सिलेबस, है ना, घुमा के भी नहीं पूछते, बहुत सीधा सीधा बच्चों वाला डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहता है आप लोगों को, तो उसको उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ज्यादा लेवल्स वाले डायग्राम नहीं उठाऊंगी, एक सिंपल सा डायग्राम लेते हैं हम लोग। हाँ चलिए, ये है, लेवल्स कम है इसमें, इतने से ही आपकी मास्टरी हो जाएगी, और इसको हम लोग डिटेल करते हैं। देखिए, लेवल्स ना भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है उससे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। अब आपको यहाँ पे सीखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, किसके बारे में सीखना है आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। उसके बाद एक और पैरा है आपके पास, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, है ना, लिखा हुआ वहाँ पे, एग लिखा हुआ है, पहले की बुक है इसलिए लिखा हुआ है, मतलब उसको रिवाइज नहीं किया गया, हालांकि लिखना नहीं चाहिए था उस तरीके से, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर आपके एग्जाम में आए तो उसको एग नहीं लिखेंगे, ओवम ही लिखेंगे। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्योंकि कई बार तो जो बुक है उसी में से देख के क्वेश्चन को पिक करते हैं ना, तो लिखा जाता है, बट वैसे लिखते नहीं। ये लिखिए पैरा 8.3.3 आपके पास, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जबकि एग को काट के मैं बच्चों को वहाँ पे ओवम करवाती हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे, उसके छोटा सा पैरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, पहले मैं इसको फिनिश कराती हूँ, ठीक है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या है ये, बोलेंगे आप दिख ही रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जैसे वहां पे मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस था, ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये खासियत है कि यहाँ अगर कोई आपसे पूछता है कि मेंशन द नेम ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा, ठीक है। ओवरी के अंदर ओवम के बनने की घटना को, ओवरी के अंदर ओवम के बनने के प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, oogenesis कहते हैं। वर्ड आउट करते चलते हैं, oogenesis। oogenesis क्या है, द phenomena of the process of formation of ovum, the process of formation of ovum within the ovary, बस, क्या है ये, oogenesis है, ठीक है। अगर कोई आपसे इसमें पूछ ले कि आपको करना क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम बताना, मेल्स में तो टेस्टिस था, यहाँ हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है यहाँ पे ओवरी हो जाएगा, OVARY। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा, ओवरी। ये देखिए, ये एक ओवरी है, ये एक ओवरी है, ठीक है, दो ओवरी है। होता क्या है, फर्स्ट मंथ में अगर इस ओवरी ने, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है तो आपके हाथ के जो लेफ्ट साइड है एक्चुअली ये राइट ओवरी है और ये लेफ्ट ओवरी है, क्योंकि फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो अगर इस मंथ में राइट ओवरी ने रिलीज किया है तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट करेगा, फिर राइट लेफ्ट, ऑल्टरनेटिवली होता है। ये कैसे होता है, ये ऑल्टरनेटिवली होता है। कई बार ऐसा होता है गलती से, बाय डिफॉल्ट, बाय मिस्टेक, आजकल तो केसेस इसके ज्यादा हो गए। होता ये है कि इधर से भी एक ओवम रिलीज हो गया, इधर से भी एक ओवम रिलीज हो गया, और यहाँ से अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि स्पर्म जो था वो वेजिना में, वेजिनल ट्रैक्ट में जाके रिलीज हो गया। ये स्विम करता हुआ ऊपर गया, एक ने जाके इधर वाले को फर्टिलाइज कर दिया, एक ने जाके इधर वाले को फर्टिलाइज कर दिया, तो ट्विंस बन गया उससे। लेकिन वो कैसे ट्विंस होते हैं, जो बाय फेस मैच नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है केक का कॉम्प्लेक्शन फेयर हो, दूसरे का डार्क हो, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे, उनको देख के आप बता ही नहीं सकते कि वो दोनों बच्चे जुड़वा है, ट्विंस है। वो नॉन जाइगोटिक ट्विंस है, वहां पे जाइगोट डिवाइड नहीं हुआ है। एक दूसरे तरीके का कैसा होता है, जो आपने नेट पे सबा फरहा बहनों के बारे में देखा था, वो दोनों अटैच थी, तो वो जाइगोटिक ट्विंस जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं ना, मतलब बाय फेस बिल्कुल सेम, हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। जैसे हमारी क्लास में कोई वैसा ट्विन बच्चा बैठा हो तो हम पहचान नहीं पाते कौन सा स्टूडेंट कौन सा है, मतलब कंफ्यूजन जब उनके पेरेंट्स को होती है तो हमें तो होगी। वो जाइगोटिक ट्विंस होते हैं, वहां पे जाइगोट डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे वो नॉन जाइगोटिक ट्विंस होते हैं, ठीक है। खैर ये कहानी बाद में रखते हैं, इतने से आपको ये बात हमेशा के लिए याद हो गई होगी, ये ओवम जो है ऑल्टरनेटिवली रिलीज होता है, लेकिन अगर एक साथ रिलीज हो जाए तो उस केस में ट्विंस का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है दैट इज वेजिना, ठीक है। इसके बाद ऊपर यहाँ पे सर्विक्स की लेबलिंग गलत है, इसको थोड़ा आगे यहाँ पे लेके जाना है, और ये पैसेज जो यहाँ पे नैरो सा पैसेज दिख रहा है दैट इज सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स प्लस वेजिना, इन दोनों को एक साथ हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं। आप जब नीट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एग्रीगेट द बर्थ कैनाल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए वहां पे ऑप्शंस दिए जाएंगे, यूट्रस प्लस वेजिना, यूट्रस प्लस ओवरी, ऐसे ऐसे करके कंफ्यूजिंग वहां पे ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, सर्विक्स प्लस वेजिना, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, बर्थ कैनाल बनता है। ये हो गया बर्थ कैनाल, ठीक है। कहानी क्या है, स्पर्म्स, जब मैं फिजियोलॉजी समझा दूंगी पार्ट्स भी अपने आप समझ आ जाएंगे। इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से। फिजियोलॉजी सुन लीजिए, जैसे आपने मेल में सुना था, फीमेल में भी सुन लीजिए। कहानी क्या है, स्टोरी ये है कि स्पर्म्स यहाँ से एंटर हुए, ठीक है। एंट्री होने के बाद इसके अंदर, जैसे आईपीएल वगैरह का आपने ऐड देखा होगा अनवांटेड 72 का, तो बोला जाता है कि 72 आवर्स के अंदर खाना है। रीजन ये है कि भाई ये बेचारा एक तो खुद ही इतना छोटा माइक्रोस्कोपिक है, कितना माइटोकॉन्ड्रिया ढोके लेके जाएगा, कोई बैटरी तो चार्जेबल लेके गया नहीं है अपने साथ। तो 72 आवर्स तक ही एनर्जी प्रोवाइड करने का माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास अवेलेबल होता है। इसके पीछे की कहानी ये, ठीक है। तो 3 दिन तक, 3 डेज तक ये आराम से मस्ती से क्या कर सकता है, ये अपना घूमता हुआ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अब एक और इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ होता है, ये किसका ग्राफ होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में ये डायग्राम मैंने लगा दिया, अच्छा उसको मैं सही कर दूंगी। देखिए, एक ग्राफ में लगाती हूँ, आपको ज्यादा दिमाग नहीं खपाना, लेकिन हाँ समझना भी जरूरी है, क्योंकि इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूज, बच्चों को क्या फीमेल तक को खुद कंफ्यूजन होती है, तो बच्चों को तो बहुत दूर की बात है। पहले मैं यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ दिखा देती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। फटाफट आप नोट करते जाएंगे, क्योंकि आप ही को पढ़ना है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, है ना। तो पढ़ना है, रटना नहीं है इसको, बस आपको सीखना है, समझना है, कहानी खत्म, उसके आगे कुछ नहीं समझना आपको। किसी भी ग्राफ को अगर हम उठाते हैं, मान लीजिए एक सिंपल सा ये ग्राफ है, हाँ इसको उठाते हैं, आप इसके लेबल्स पे मत जाइए, बस आपको
ब्लड है लिखे हुए पे मत जाइए, मैं लिख देती हूँ इसमें, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ग्राफ। ये ग्राफ जो है फीमेल में ये 28 डेज का होगा। कितने डेज का होगा ये? 28 डेज का होगा। 28, 29, इवन की फीमेल तक कहती है 30 दिन का, एक महीने का। बिल्कुल गलत है। अगर कोई आपसे पूछे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल साइकिल है, तो साइकिल बोलने का मतलब ये है कि जहाँ पे टर्मिनेट होगा वहीं से स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 28 डेज का होगा। अच्छा, 28 का आधा करेंगे कितना होगा? 14। तो 28 डेज में क्या होता है, ये यहाँ पे डे 14 ब्लड है, आपको नहीं दिख रहा इस वजह से, इसको जब हाफ करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, ओवुलेशन लिखा है यहाँ पे। होता क्या है, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। मुझे जब 10th का पेपर बनाना होता है तो मैं जानबूझ के ऐसी कॉम्प्लिकेट करके पूछ लेती हूँ, मुझे समझ आ जाता है कि हाँ किस बच्चे ने पढ़ाई करी है, किसने नहीं पढ़ाई करी है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि ओवुलेशन कब होता है, टाइम ऑफ ओवुलेशन, अगर आपसे कोई क्या पूछ ले, टाइम ऑफ ओवुलेशन, मैं इतना ही पूछ लेती हूँ, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। किस बच्चे ने पढ़ाई करी है, किसने नहीं पढ़ाई करी है, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है इसमें मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी शॉर्ट में बोलते हैं इसको, ठीक है। दैट इज मिड ऑफ द क्या आ जाता है, 14th 15th डे। क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। 29 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, एक महीना नहीं होगा, 1 मंथ नहीं होगा। अगर कभी कोई बोलता है 1 मंथ तो उसको बोलिए नहीं तुम गलत बोल रहे हो। फीमेल तक में इस बात को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठी होती है 1 मंथ का। भाई कैसे 1 मंथ का होगा, जब गॉड ने 28 दिन का बना के भेजा, आप कैसे 1 मंथ का कर लोगे इसको? तो जैसे एक मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, सपोज कीजिए जनवरी मंथ हम लोग लेते हैं, डेज का होता है, ठीक है। तो 1 जनवरी को अगर ये मेंसेस स्टार्ट हुए, तो 28 को ओवर होके 29 को फिर उसको नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा 29 जनवरी को। अब देखिए फीमेल की बेवकूफी क्या होती है, वो इसका ढिंडोरा पीटना स्टार्ट कर देती है कि भाई हमें कोई बीमारी हो गई, 1 मंथ में ये 2 टाइम स्टार्ट हो गया। भाई इसको मंथ से मतलब ही नहीं है कोई। ये ठीक आपके मोबाइल रिचार्ज की तरह, जैसे 1 तारीख को आपने कराया था, 28 को वो ओवर हो जाएगा, आपका रिश्तेदार भी होगा रिचार्ज करने वाला, तब भी 29 को बिना रिचार्ज कराए आप नहीं चला सकते उसको। एग्जैक्टली उसी तरीके से 28 डे का जब ये साइकिल है तो ये टर्मिनेट कर जाएगा वहां पे। उसके बाद 29th डे को साइकिल 1 स्टार्ट हो जाता है, तो 29th को वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको 30 डेज से कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होगी, वो मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया आपको। अच्छे अच्छे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है, इवन की फीमेल्स को खुद भी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या राइज होता है, मैं इस एक्सप्लेनेशन पे क्यों आई उसका रीजन भी मैं बताती हूँ आपको। मैंने अभी अभी आपको बोला कि ये स्पर्म्स जो है यहाँ पे एंटर हो गए, ठीक है। अगर ओवम ओवुलेशन के टाइम में, जैसे ओवम यहाँ से रिलीज हुआ और ओवम यहाँ बैठा फेलोपियन ट्यूब में, कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में। और जो पावर है फर्टिलाइजेशन के लिए वो सिर्फ फेलोपियन ट्यूब को दिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंशन द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मेंशन द, क्वेश्चन ढूंढिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इस चैप्टर में कुछ हो या ना हो, ये कॉपीराइटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल 0 लेवल का। बच्चों की तरह ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, किस जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। तो इसका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वन एंड ओनली। आगे जाके 12th क्लास में उसमें भी पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, बट अभी उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी। fallopian इसकी, tube. हाँ इसके भी 4 पार्ट होते हैं, उतना मैं नहीं कॉम्प्लिकेट करूंगी। फेलोपियन ट्यूब में जाके ये फर्टिलाइज करता है, लेकिन कब करेगा, ये ठीक 14th-15th डे के टाइम ही करेगा। इसके पहले नहीं कर सकता, इसके बाद नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं उठता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब यहाँ से 14th-15th डे के टाइम में ये ओवम रिलीज हो गया, तो स्पर्म्स आराम से मूव करते हुए गए, यहाँ पे ये फर्टिलाइज कर गया। फर्टिलाइज करके क्या हुआ, इसने यहाँ पे जाइगोट फॉर्म कर दिया। क्या फॉर्म कर दिया, जाइगोट फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो जाइगोट के अंदर क्या है, आधे क्रोमोसोम जो है वो मेल साइड के हैं और आधे क्रोमोसोम जो है फीमेल साइड के हैं। तो बोला जाता है कि इसकी प्लॉइडी 2n होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये प्लॉइडी क्या होता है। जैसे आपकी बॉडी की हर एक सेल में 46 नंबर हैं क्रोमोसोम के, कितने हैं, 46 हैं, ठीक है।
लेकिन जब आप स्पर्म्स और ओवम की प्लॉइडी देखेंगे, सीखेंगे, या कोई आपसे अगर पूछे, जैसे अगर मैं यहाँ 23 हो जाता है। हाँ, प्लॉइडी जो है यहाँ पे उसको एन बोला जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ ओवम, तो प्लॉइडी ऑफ ओवम में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। वाई एन? बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 23 क्रोमोसोम। एन इसलिए क्योंकि ये 23 क्रोमोसोम्स कैरी करेगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से स्पर्म्स के पास भी कितना होगा, 23 क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, ये भी सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, आप खुद भी देखा होगा आपने, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये सब मैं क्वेश्चन ही लिख रही हूँ यहाँ पे, और कुछ है ही नहीं, शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, अब ये जाइगोट जो है ये उल्टे पैर घूमता हुआ, मतलब पहले किधर जा रहा था, इसको मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ, तब मैं आपको वापस समझाती हूँ। देखिए, जाइगोट बन गया, वहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक की कहानी तो सीख ली आपने, है ना। जाइगोट बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट। अभी 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 क्या था, स्पर्म तो चलता हुआ मस्ती से इधर फ्रॉम यूट्रस टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब जा रहा था, अब इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस। अब ये घूमता हुआ किधर आ रहा है, यूट्रस की तरफ आ रहा है। किधर आ रहा है, यूट्रस की तरफ आ रहा है। क्या करेगा ये, अब एक मैं रफ पेज ले लूं, करेगा क्या ये, पहले यहाँ पे क्या था, एक सेल था, एक से ये 2 सेल्ड स्टेज बनाएगा, 2 सेल्ड स्टेज से ये 4 सेल्ड स्टेज बनाएगा, है ना। अब ये माइटोसिस करता जाएगा, ये फटाफट क्या करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज करता जाएगा। जब इसका सेल का नंबर 16 टू 32 सेल्ड स्टेज होता है, 16 से 32वां सेल्ड स्टेज, कौन सा, 16 टू 32 सेल्ड स्टेज जो होता है, तब जाके ये यूट्रस के वॉल पे, यूट्रस की दीवार पे जाके अटैच हो जाता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये 16 टू 32 सेल्ड स्टेज का नाम क्या है। तो 16 टू 32 जो सेल्ड स्टेज है उसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं हम लोग उसको, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्पेलिंग है BLASTOCYST, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में आप लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 16 टू 32 सेल्ड स्टेज। इससे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। 16 टू 32 सेल्ड स्टेज which gets implanted on uterine wall, which gets implanted on uterine wall। तो कोई आपसे पूछे कितना सेल्ड स्टेज अटैच होता है, अब आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज बनती है, XYZ कुछ कुछ बन रहा होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है तो फेल हो जाता है, सक्सेस रेट उसका काफी कम होता है। भाई डॉक्टर ने गलती ये करी, 16 टू 32 सेल्ड स्टेज की बजाय वो 8 से 16 सेल्ड स्टेज है, या फिर 4 सेल्ड स्टेज है, 8 सेल्ड स्टेज है, उसको उठा के ले जाके यूट्रस में छोड़ दिया, तो फेल तो करेगा ही करेगा। उसको कितना होना चाहिए, 16 टू 32 सेल्ड स्टेज होना चाहिए। ठीक है, पूरी फिजियोलॉजी क्रिस्टल क्लियर है सबको। इसमें से हो सकता है कि कुछ बच्चों को कुछ डाउट हो, पूछ लेंगे मेरे से। ये इसके पार्ट्स हैं, ये तो बच्चों का खेल है। ओवरी का नंबर इसमें 2 होता है, जो एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नली जो ओपन होता हुआ जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज वेजिना। वेजिना के बाद जो पार्ट ये पैसेज आता है वो सर्विक्स है। सर्विक्स और वेजिना को एक साथ हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं। जिस जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और ये जो पार्ट है बीच का, ये यूट्रस कहलाता है, जिसमें इम्प्लांटेशन, अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया तो ये चाइल्ड जब डेवलप होगा तो इस पूरे को स्ट्रेच करके पूरा फुल जो अपना स्पेस है वो ऑक्यूपाई करता करता इसका जो जगह है उसको बढ़ाता है। इसके टिश्यूज काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत किसी को, आगे चलूं मैं, क्लियर है बिल्कुल। यस ये मैम। कहानी, हाँ ये कहानी तब की है जब फर्टिलाइजेशन हुआ है। अब हम लोग आपके नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं, जो आपको एक पैरा दिया गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, है ना। तो अभी तक आपने देखा कि जो मैं आपको समझा रही थी उसमें उसके बीच में कहीं पे भी उस ड्यूरेशन में इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिक्र नहीं आया। ठीक है, रीजन ये है कि वो तब होगा, वो तब स्टार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुआ, यहाँ पे आया था 14-15 डे ये रिलीज हुआ। 14-15 डे रिलीज होने के बाद ये क्या करता है, यूटेराइन वॉल की थिकनेस को बढ़ा देगा। यहाँ पे ये कलर नहीं दिख रहा, मैं येलो ले देती हूँ।
यूटेराइन वॉल की थिकनेस को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, यूटेराइन वॉल की थिकनेस को ये इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है, मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। यूट्रस के अंदर वाली जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम, ये काफी मोटा हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 28 दिन ओवर, जैसे ही 29वां दिन मतलब द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा, ये सब यहाँ से टूट टूट के रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से फ्लश आउट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो मेंसेस फीमेल कहती है ना, इसको कॉमन साधारण भाषा में मेंसेस जो बोला जाता है, ये 1 to 5 डेज, 1 to 7 डेज, 1 to 6 डेज, फीमेल टू फीमेल वेरी करेगा ये, ठीक है। यहाँ से ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट में आप लिख लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन के फॉर्मेट में, व्हाट हैपेंस when the ovum is not fertilized, ovum is not fertilized। अब आप लिख सकते हैं आंसर इसका, जब नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा इसका, in the absence of fertilization, in the absence of in the absence of fertilization, in the absence of fertilization, ovum is ruptured and gets implanted gets accumulated, ज़्यादा अच्छा होगा, gets accumulated on inner membrane of uterus। इसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एंडोमेट्रियम कहते हैं। हो गया। तो ruptured and gets accumulated on inner membrane of uterus, that is endometrium, which leads to increasement of thickness of thickness of endometrium, ठीक है। उसकी थिकनेस को ये बढ़ा देगा। फिर क्या होगा, at the day one of next menstrual cycle, it starts releasing out from female वैजिना। बस फिनिश। क्या होता है समझ आ गया आपको, ये वहां से रिलीज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आगे देखिए, तो ये मैंने आपको ये पैरा समझाया जो आपके बुक में लिखा हुआ था, व्हाट हैपेंस व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, वो सीखा आपने, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, अब एसटीडीज के बारे में कुछ आपको बताया गया, वो मैं बता देती हूँ, काफी शॉर्ट में है। आगे जब जाइएगा तो होता क्या है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, बट उतना आपको नहीं करना है, बहुत छोटा सा एक पैरा है बस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके एक छोटा सा पैरा आपको दिया गया है, उतना ही सीखना, उससे ज्यादा आपको नहीं सीखना। उतना ही बताऊंगी मैं, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगी। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में
यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके आगे कर रहे हैं। स्टॉप हो गया थे, नहीं हो रहा है। और ये दिख रहा है आपको? चलिए लास्ट का सेगमेंट है, उसको 5 मिनट में करा के मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए टॉपिक है आपके पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या टॉपिक है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहले ना बहुत ओल्ड बुक्स जब पढ़ाई होती थी उसमें इस टॉपिक को नहीं दिया जाता था, ठीक है। अब क्या है, अब दिया जाता है, क्योंकि काफी जो टीन एज के जो बच्चे होते हैं उनमें काफी लैक ऑफ नॉलेज होता है इस चीज के रिगार्डिंग, और काफी चीजें उनको समझ में नहीं होती है, तो थोड़ा समझाने के लिए इसको बताया जाता है। कॉन्ट्रासेप्शन का क्या रोल है, क्या इसमें एक्ट है। देखिए तो होता ये है कि कांटेक्ट की वजह से कुछ डिजीजेस भी हो सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको कहते ही हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब ऑब्वियस है कि जब हम एसटीडीज की पढ़ाई करते हैं, किसकी पढ़ाई करते हैं हम लोग? एसटीडीज की पढ़ाई करते हैं। तो एसटीडी सिर्फ तभी हो सकता है जब फिजिकल कांटेक्ट होगा, हवा में तो हो नहीं सकता, ये ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरेक्शन के टाइम में जिन डिजीज का ट्रांसमिशन होता है उसको हम लोग एसटीडीज कहते हैं, ठीक है। अब आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 4 डिजीज के बारे में पढ़ाई करनी है, दैट इज एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस एंड वर्ड्स। होता तो बहुत है, इतने डिजीज होते हैं, काउंटलेस इतने डिजीज होते हैं। जब आप 12th क्लास में जाएंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, हमें ये पढ़ना क्यों है इतना सारा, है ना। अभी जो है क्लास 10th के लेवल तक आपको यहाँ पे सीखना है, दैट इज एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसको कॉज करने का काम कौन करता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज एचआईवी। कौन कॉज करता है? एचआईवी। अगर कभी किसी ने आपसे पूछ लिया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस में क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता है या आरएनए होता है, तो क्या आंसर देंगे? क्या होता है इसमें? आंसर दीजिए, इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? देन देखिए मैं इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ आपको। एड्स, गोनोरिया, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, EHILIS एंड वर्ड्स, है ना। पढ़ाई देखिए सारे बच्चे वही करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने पे डेप्थ जो है वो पता चल जाता है। देखिए मैं ना एक आपको बात सिखाती हूँ, हमेशा फ्यूचर के लिए आपको काम देगा। वायरस जो है उसको आज तक डिस्प्यूटेड रखा गया, आज भी साइंटिस्ट के बीच में ना झगड़ा फसाद चल रहा है इसको लेके। किस बात को लेके? आधे कहते हैं इसको लिविंग के अंदर डालो, आधे कहते हैं हम कैसे डालें इसको लिविंग के अंदर, इसको नॉन लिविंग के अंदर रखिए। रीजन ये है कि जब ये हवा के बाहर है, मतलब हवा में है, बॉडी के बाहर है, तब तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन अभी कोरोना ने कैसा लॉकडाउन लगाया था और क्या जीडीपी का तहस नहस हुआ है पता ही आपको। तो ये इतना ज्यादा उत्पात मचाने का पोटेंशियल अपने अंदर रखता है, ठीक है। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल दो ही हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। अभी जो कोरोना वायरस था, बच्चे बच्चे को पता है कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक ये है, कल को जाके अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस वायरस में या ये फ्लू फैलाने वाला वायरस है या ह्यूमन में ये बीमारी फैलाने वाला वायरस है, तो हमेशा उसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे। आज तक अभी तक जितना रिसर्च हुआ है उसमें एनिमल्स को अफेक्ट करने वाले जो वायरस देखे गए हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आरएनए पाया गया है, और प्लांट्स को अफेक्ट करने वाले जो वायरस देखे गए हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए पाया गया। अब ठीक है ना। अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो यहाँ पे एचआईवी है उसके अंदर बताओ जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए होगा। कोरोना वायरस के अंदर क्या होगा? आरएनए होगा। H1N1 के अंदर क्या होगा? आरएनए होगा। तो ट्रिक है ये, इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि हमें देखना। और ये सब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, ठीक है।
अब एक चीज आपको और इसमें याद रखना है कि जब आप गोनोरिया और सिफिलिस को देखना स्टार्ट करते हैं तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो रहे हैं यहाँ पे, टच से, कॉन्टैक्ट से ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इन डिजीजेस से बचने के लिए तरीके बताए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे कॉन्डोम है, पेनिस के ऊपर इसको प्रोटेक्शन के तौर पे लगाया जाता है, जो कि क्या करेगा, प्रिवेंट कर लेगा, स्पर्म्स को जाने नहीं देगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और डिजीज से, एसटीडी से भी ये बच सकते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल एक्ट अगर हो रहा है विदाउट एनी प्रोटेक्शन तो वो किसको लीड करेगा, प्रेगनेंसी को लीड करेगा, ठीक है। लेकिन अब कोई अगर फीमेल ऐसी है जिसकी एज बहुत कम है तो अब उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, बच्चे के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो मेथड्स वहां पे अप्लाई किए जाते हैं उनको हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। ये जो कॉन्डोम का यूज आपने अभी अभी देखा, इसको भी कॉन्ट्रासेप्टिव, इसको हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं, मतलब ये बनाया हुआ है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे नेचुरल मेथड्स भी होते हैं, जैसे अभी एक मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल सिखाया, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या किया जाता है, मेल्स जो है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, देखिए, नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। इसमें कुछ यूज नहीं करना है। तो होता ये है, पॉपुलेशन को क्वाइटस भी बोला जाता है, तो इसमें लिख लीजिए अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये शायद लिखा नहीं होगा इतने डिटेल में, यहाँ पे देखिए, साफ सीधी सी बात है। आपको मैंने सिखाया ना कि 14वें 15वें दिन क्या होगा, ओवुलेशन होगा, ठीक है। तो सेफ साइड लेते हुए क्या करते हैं, पीछे थोड़ा सा 10 दिन चले गए और आगे थोड़ा सा 17 डे तक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस डे स्टार्ट हुआ था उसके बाद से लेके बीच में अगर सिर्फ ये 10 से लेके 17 दिन को अवॉइड किया जाए तो कोई प्रोटेक्शन ना भी यूज करे, कभी भी वो प्रेगनेंसी को लीड नहीं करेगा। इसको नेचुरल मेथड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल मेथड कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो ये एक बैरियर की तरह यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे बोल भी रहा है, देखिए, और कुछ हार्मोनल चेंजेस वगैरह भी होते हैं, जैसे जो फीमेल होती है ना, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो जब तक वो किसी बच्चे को लैक्टेशन करा रही होती है, फीड करा रही होती है, तब तक भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। कुछ ओरली ड्रग और पिल्स भी लिए जाते हैं इसको वहाँ पे रोकने के लिए। अब अगर इम्प्लांट्स की बात की जाए कि क्या वहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है, तो बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी लगाया जाता है फीमेल्स में। प्रॉपर्टी क्या करता है, सारे स्पर्म्स को किल कर देता है, तो जिसकी वजह से जाएगा ही नहीं ऊपर, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब जो है, अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए, मतलब जो यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ जिक्र कर रहा है आपको, तो ये क्या करेगा, यूट्रस के ऊपर कभी भी पहुंच ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्जिकल मेथड्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, सर्जिकल मेथड्स। मैं 2 इमेज दिखाऊंगी, उससे क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका सर्जिकल मेथड्स। मेल्स में अगर सर्जिकल मेथड हुआ तो उसको हम लोग वेसेक्टोमी कहते हैं, अगर फीमेल में हुआ तो उसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। चलिए मैं आपको दोनों शो कर देती हूँ, आपने शायद देखा भी होगा, इमेज नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देख लीजिए, कहानी खत्म उसके बाद। वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या होता है, क्या था, किसके थ्रू जा रहा था वो, अगर ऐसे समझिए आप, है ना, किसके थ्रू जा रहा था, वैस डिफरेंस के थ्रू जा रहा था, तो वैस डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, उसको हम लोग वेसेक्टोमी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेसेक्टोमी कहते हैं। सर्जिकल मेथड है ये, इसका कोई रिवर्सल नहीं है, सर्जरी होती है। और मेल्स में ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मोस्टली आपने देखा होगा, सुना होगा, ज्यादातर फीमेल्स में ही, और प्रेफर भी करते हैं, फीमेल्स ही कराती हैं सर्जरी, मेल्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये देखिए, अगर वैस डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है तो इसको हम लोग वेसेक्टोमी कहते हैं। सर्जिकल मेथड है ये, क्या है, सर्जिकल मेथड है ये, इसका कोई रिवर्सल नहीं होता है, फिर काफी टफ होता है ना। तो सोच समझ के इसको कराना होता है, तो ये सर्जिकल मेथड है। तो आपका ये चैप्टर अब ओवर हुआ। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करूंगी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है? Yes, yes, ma'am. Clear, ma'am. हाँ बिल्कुल, Yes, कहीं ma'am. भी कोई भी डाउट हो, हाँ
ऐसा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट हो जाए ना, ठीक है, फिर भी अगर आपको बीच में लगता है कि नहीं हमें मतलब प्रीवियस चैप्टर से कुछ पूछना था, किसी भी चैप्टर से पूछना हो ना, बायो में कहीं से भी पूछना हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब डाउट क्लियर हो, क्वेश्चन सॉल्व हो आपसे सारे के सारे, तभी तो फिर मजा है पढ़ने में, है ना। क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो फिर क्या फायदा है। अब देखिए, अब जेनेटिक्स जो है वो मेरा फेवरेट सेक्शन है, बहुत अच्छा मुझे लगता है बच्चों को पढ़ाना। 10th हो 12th हो, कोई सी भी क्लास हो, वो जेनेटिक्स जो है वो मैं दूसरे तरीके से पढ़ाती हूँ। ये भी है, वो आपने देखा ही होगा, अलग तरीके से मैंने आप कोशिश करी है कि स्टोरी वाइज मैं आपको सारी चीजें क्लास में ही याद करा दूं। क्वेश्चन अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा फर्क भी पता चलेगा, जो आपने पहले करा था और अब जो आप आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक और पेज का गैप ले लेती हूँ मैं। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पहले तो मैं आपका जो चैप्टर है वो नाम ही लिख देती हूँ, उसके बाद में डिस्कस करती हूँ इसके बारे में। आपका है ये चैप्टर हेरिडिटी। इस चैप्टर की सबसे अच्छी खासियत ये है, इसमें एक पिन पॉइंट मात्र भी कोई ऐसी चीज नहीं है ना जो बच्चों को रटनी पड़े। आपने समझ लिया तो सवाल ही नहीं होता कि कोई बच्चा गलती करे इस चैप्टर में, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब ये चैप्टर जो है इसका नाम ही बहुत भारी भरकम है। रीजन क्या है? दोनों साइंस के टर्म है, हेरिडिटी भी साइंस का टर्म है और इवोल्यूशन भी साइंस का टर्म है। कभी इसको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बोला जाता है, कभी इसको जेनेटिक्स बोला जाता है। जब आप 12th में जाएंगे तो बोला जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप जब आगे ग्रेजुएशन में जाएंगे तो बोला जाएगा हेरिडिटरी वेरिएशन। आप जब एमएससी करने लगेंगे तो सीधा जेनेटिक्स लिखा जाएगा वहां पे, है ना। तो अब एक सिंपल सी बात ये है कि जब हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को देखते हैं तो एक हम रफ वर्क करते हैं, रफ भी समझ सकते हैं, और ये चैप्टर हमेशा रिप्रोडक्शन के बाद पढ़ाया जाता है। गारंटी है इस चीज की, आप किसी कोई ना ऐसा बेवकूफ किताब लिखने वाला होगा जो जेनेटिक्स को रिप्रोडक्शन के पहले पढ़ा दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है? उसकी कहानी जो है, जब आप इस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को समझना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की जो कहानी है वो गैमेटोजेनेसिस के अंदर छिपी हुई है। कैसे? तो मैंने आपको अभी तक ये सिखा रखा है कि अगर हम किसी मेल को देखते हैं और अगर हम किसी फीमेल को देखते हैं, ठीक है, पहले भी प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने आपको बता रखा है, मेल्स के पास इसका अपना 100% फीचर रिजर्व होता है, फीमेल के पास इसका अपना 100% फीचर रिजर्व होता है। ठीक है, अगर हम मेल्स की बात करते हैं, ये जो मेल्स हैं अभी तो है 100%, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें यहाँ पे, तो ये 46 क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स। जैसे आप जूते चप्पल पहनते हैं ना पैर में, तो जोड़े में होते हैं, आप बोलते हैं मैं एक खरीद के लाया, तो सामने वाला थोड़ी समझता है कि आप 2 पेयर लेके आए, नहीं, वो समझता है भाई एक जोड़ी लेके आया होगा, है ना। तो यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम का 2 सेट होता है, तो इसलिए इसको 2n लिखा जाता है, जो मैं प्लॉइडी प्लॉइडी बोल रही हूँ तब से, है ना। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को डाउट हो इसको लेके, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। अब क्या है, अच्छी बात ये है कि यही 2n और 46 क्रोमोसोम जो है वो किसके केस में आपको देखने को मिलेगा? वो आपको फीमेल के केस में भी देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? यही 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा। फिर क्या होगा? फिर गैमेटोजेनेसिस होगा। ठीक है, तो बीच में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गैमेटोजेनेसिस। और अगर ये अभी भी सीखा है आपने जस्ट इसके प्रीवियस चैप्टर में, अगर ये मेल में हो रहा है तो आपने इसको नाम दिया था स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर ये फीमेल में हो रहा है तो आपने इसको नाम दिया था oogenesis, oogenesis। ठीक है, अगर ये फीमेल में हो रहा है तो ये गैमेटोजेनेसिस के आपने 2 टाइप सीखे, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल में हुआ तो, फीमेल में हुआ तो oogenesis। अब मजेदार बात ये है यहाँ पे कि अब यहाँ पे कहानी बदल गई, सिनेरियो ये चेंज हो गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद
जिन स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, जिन स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, इन स्पर्म्स के पास अब मात्र 23 क्रोमोसोम्स रिमेनिंग रह जाते हैं। अभी था ना 46 से क्या हो गया, 23 हो गया। यहाँ भी इसके पास 23 क्रोमोसोम्स है और इस ओवम के पास भी क्या हो जाएगा, ओवम के पास भी 23 क्रोमोसोम्स हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम्स। तो 23 जब क्रोमोसोम्स हैं तो ऑब्वियस है इसकी प्लॉइडी क्या हो गई, हाफ हो गई। एन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एन मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2n मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 3n मतलब 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। प्लांट्स में सिखाऊंगी मैं आपको 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम आगे जाके, ठीक है। तो जब ये 23 क्रोमोसोम और इधर से भी ये 23 क्रोमोसोम, जब फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, XYZ जो भी आपने पढ़ा है, 2n हो जाएगा। हाँ, तो जब यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन करेगा, क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अभी अभी तो आपने देखा कि जायगोट बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। तो जायगोट के पास क्या होगा, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हो जाएगा। जायगोट के पास क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स है तो इसकी प्लॉइडी क्या हो गई, यहाँ पे डिप्लॉयड हो गई। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, डिप्लॉयड से, कहाँ जाके खत्म हुई है, डिप्लॉयड से। तो क्या मतलब हुआ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना स्मार्ट वर्क करता है। अब इसको हम दूसरे नजरिए से देखते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, है ना। अभी तक तो हम रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, अब हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना स्मार्ट वर्क करता है कि इसको बहुत अच्छे से पता है कि पेरेंटल जनरेशन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ, मतलब 46 का 46 क्रोमोसोम कैसे हमें बांटना है, बांट के सेग्रीगेट करके देना है, ठीक है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ गुण और फीचर्स भी तो ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। अब उसको यहाँ पे हेरिडिटी का नाम दे दिया गया। अब उसको किसका नाम दे दिया गया है, हेरिडिटी का नाम दे दिया गया है यहाँ पे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। जब हम लोग चलते हैं दैट इज हेरिडिटी। तो मैं आपको ये चैप्टर समझा रही थी, तो इससे हमने क्या निकाला, डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। इतनी कहानी सुनने के बाद आपने क्या सीखा, डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। क्या सीखा आपने, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जीन्स और ट्रेट्स और कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो क्या सीखा आपने, दैट इज ट्रांसफर ऑफ, चाहे तो आप जीन्स बोल सकते हैं, चाहे आप कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ जीन्स और कैरेक्टर्स, या ट्रेट्स भी बोल सकते हैं इसको, TRAITS, ट्रेट्स, फ्रॉम वन जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। याद हो गया आपको, समझ लिया आपने। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो गुणों का आदान प्रदान ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, दूसरा टर्म है, ये चैप्टर का नाम तो देखने में लग रहा है, एक पूरा चैप्टर है इवोल्यूशन। आगे जाके जब आप पढ़ेंगे तो हेरिडिटी के लिए तो सिर्फ एक 5th चैप्टर होगा आपको क्लास 12th में, और इवोल्यूशन के लिए 7th चैप्टर होगा, अलग से ही चैप्टर है वो। तो इवोल्यूशन, ये दोनों जो है, मैंने पहले ही बोला बहुत भारी भरकम टर्म्स है ये, जो यहाँ पे आपको चैप्टर शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है 10th क्लास के अकॉर्डिंग। तो इवोल्यूशन को जब आप देखते हैं तो पहले समझिए है क्या ये। आपको पता है ह्यूमन के जो बहुत पुराने से भी पुराने जो एंसेस्टर थे वो चिंपैंजी लाइक थे, पता है आपको, ठीक है। अब क्या हो गया, ह्यूमन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए, बहुत एडवांस्ड हो गए, सुपीरियर एनिमल्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें जो वैसा चेंज हुआ कि जिसकी वजह से ये इतना स्मार्ट हो गया आज के डेट में, उस घटना को कुछ ना कुछ हम बोलते होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, हम इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इवोल्यूशन कहते हैं। तो डेफिनेशन कैसे निकालें हम इसकी, तो डेफिनेशन हम लोग इसको लिखते हैं कि इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इज अ
वेरी स्लो, कितना स्लो है कि आपको दिख नहीं सकता है कभी ये। इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। Evolution is a very slow and gradual process which leads to advancement and modifications। मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, जैसे आपको पता है पहले बहुत पुरानी जैसे बाइक वाइक आती थी ना, राजदूत आता था, इस तरीके से बाइक आती थी पहले। तो अब क्या है, वो बहुत ज्यादा चलता था तो आवाज बहुत आती थी उसमें से। अब है कि ऐसे ऐसे बाइक आ गए हैं कि आपके साथ से गुजरे तो आपको पता भी नहीं चलता है ना। तो स्पीड हाँ भी काफी ज्यादा इनहेंस हो गई है, उसको मॉडिफाई किया गया है। चीजें वही है लेकिन उसको मॉडिफाई किया गया है। तो इंसान वही है लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। तो एडवांस तो हुआ ही है, साथ के साथ उसमें क्या हुआ है, एडवांसमेंट एंड मॉडिफिकेशंस भी हुए हैं उसमें। विच लीड्स टू, कहाँ वो पहले चारों लिम्ब का यूज करके चलते थे, कहाँ अब वो सिर्फ अपने दो पैरों पे चलते हैं। तो मॉडिफिकेशन हुआ ना ये, विच लीड्स टू एडवांसमेंट एंड मॉडिफिकेशन। Evolution is a very slow and gradual process which leads to advancement and modifications in living organisms। उसमें क्या करते हैं, ये एडवांसमेंट और मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक टर्म जो आपकी किताब में नहीं है, सिर्फ मैं एक ही बताऊंगी, क्योंकि कई बार होता है पढ़ाते पढ़ाते कई तरह के बच्चे होते हैं क्लास में, तो कुछ बच्चों का दिमाग चलता है तो वो मेरे से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। कहते हैं मैम हमने न्यूज चैनल में देखा था, एक न्यूज दिखा रहा था कि एक बच्चा कहीं पे पैदा हुआ, तो उसके ना मतलब आगे के कनाइन निकले हुए थे, या कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी ना पूंछ होती है, टेल होता है। सुना है ना आपने, कभी कभी न्यूज में सुना होगा, है ना। सिर्फ उसके लिए मैं ये आपको बोनस के तौर पे एक पॉइंट बता रही हूँ, उसको हम लोग एटेविज्म कहते हैं। जब अचानक से किसी बच्चे में अपने पूर्वज के गुण दिखने लगे, सडन अपीयरेंस, अचानक से, ये कोई प्रोसेस नहीं है, लिखा हुआ नहीं था, इवोल्यूशन नहीं है, किसी साइंस के अंदर नहीं आता। अचानक से जो जीन को सप्रेस होके रहना चाहिए था वो अपने आप को गलती से एक्सप्रेस कर देता है, उसको हम एटेविज्म कहते हैं। तो बस उसमें एक छोटी सी लाइन लिख लीजिए, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा लिखवा दूंगी, ज्यादा नहीं आपका दिमाग खराब करूंगी। सडन अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, बस खत्म। सडन अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, गलती से होता है ये। जिस जीन को हमेशा सप्रेस होके आना था, सप्रेस था, वो गलती से अपने आप को अचानक से एक्सप्रेस कर देता है, तो उसको हम एटेविज्म कहते हैं। तो सडन अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एटेविज्म कहते हैं। बस ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कई बार इस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बजाय सिर्फ एक जेनेटिक्स टर्म लिखा होता है। क्या लिखा होता है, ओनली जेनेटिक्स लिखा होता है। क्या लिखा होता है, जेनेटिक्स लिखा होता है, ठीक है, जेनेटिक्स लिखा होता है, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको पहले हेरिडिटी सिखाया है, फिर मैंने आपको इवोल्यूशन बताया। इन दोनों की पढ़ाई करने के ब्रांच की बायोलॉजी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। मेरी बात समझ आई? तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन या स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स ब्रांच के अंदर हम उसकी पढ़ाई करते हैं। तो मैं पहले लिख देती तो आपको समझ ही नहीं आता, तो आपने क्योंकि ऊपर सीख रखा है तो आप लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब एक और टर्म है जो बार बार आपको सुनने को मिलेगा और आपको परेशान इस चैप्टर में करेगा, दैट इज वेरिएशन। आज की क्लास का लास्ट टर्म आपको बता रही हूँ क्योंकि बच्चे को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। बार बार मैं रिपीट करती हूँ, वेरिएशन जब भी पढ़ाना हो, देखिए एक ही स्पीशीज के, जैसे अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बताओ तुम्हारे अंदर और किसी बर्ड के अंदर जो डिफरेंस है उसको वेरिएशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बच्चा कहता है हाँ बोलेंगे, लेकिन ये गलत मैम है। नहीं बोलेंगे। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबको अलग अलग आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है ना भाई, सब में डिफरेंस है तभी तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे वेरिएशन का साफ सीधा सा ये मतलब है
कि ये आप हैं और ये अगर आपका कोई फ्रेंड है, तो आप दोनों के बीच में गारंटी के साथ कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, है ना। तो ये जो डिफरेंसेस है यहाँ पे, इसको वेरिएशन बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन के तौर पे हम क्या निकालेंगे यहाँ से, Species should be same. differences among the individuals of the same species. Differences among the individuals. Differences among the individuals of the same species. हमेशा के लिए याद रखना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, आपको नहीं कंफ्यूज होना, तो आगे की क्लासेस में आप अच्छा करेंगे। डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है। तो आपने सीखा हेरिडिटी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, एटेविज्म क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। और हमेशा जब भी आप इस चैप्टर की पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो बीच बीच में आप नोटिस करेंगे ये चैप्टर जो है आपका, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं, आपने कभी देखा है कि कोई आपको जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहा है और वो आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया? अपना कॉमन सेंस लगाइए। अगर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो हम क्यों पढ़ेंगे वेरिएशन? भाई क्यों होगा वेरिएशन? अमीबा जब जन्म लिया, मतलब जब धरती पे आया था तब भी अमीबा था, आज भी अमीबा है। हम उसमें हेरिडिटी क्यों पढ़ेंगे कि पिछले जनरेशन से अगले जनरेशन में कौन सा गुण चल रहा है? बैक्टीरिया के अंदर हम क्यों पढ़ेंगे इवोल्यूशन कैसे हो रहा है? तो ये जब भी हो रहा है क्योंकि ये सब का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके अंदर छिपा हुआ है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर छिपा हुआ है। तो हम कभी भी इसको असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ाई नहीं करेंगे। हम इसको जब भी सीखेंगे तो यहाँ पे हमेशा जिक्र किसका आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आएगा। क्लियर है बिल्कुल? आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? नो मैम। चलिए ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।